वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर नीलेश दुबे। ये हमारा सबसे पहला वीडियो है जहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं टी वाई बी कॉम सेम फिफ्थ के बारे में। एस वाई बी कॉम सेम फोर्थ का एग्ज़ाम हो चुका है हमारा, तो अब जो हम डिस्कशन करेंगे वो अगली क्लास के बारे में करेंगे, फोर्थ सिक्स। तो अब हम टी वाई बी कॉम सेम फिफ्थ के बारे में डिस्कशन करते हैं। टी वाई बी कॉम सेम फिफ्थ में जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंट, जो कि मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंट जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो आज का जो सब्जेक्ट है वो फाइनेंशियल अकाउंट, जो कि मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा और पढ़ाता भी हूँ। फाइनेंशियल अकाउंट में जो हम आज चैप्टर के बारे में जो डिस्कशन करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है बायबैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और ये जो क्लास है वो टी वाई बी कॉम सेम फिफ्थ के बारे में। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कशन करेंगे कि इस फाइनेंशियल अकाउंट में ये जो सब्जेक्ट है इसके सिलेबस के बारे में पहले डिस्कशन करेंगे, फिर इसके पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसके ऊपर रखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब इसका पेपर पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। फाइनेंशियल फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सब सिलेबस है 1 2 3 4 5, इसमें टोटल 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर में से जो सबसे पहला चैप्टर है फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी आपको मालूम है कि जैसे कि शेड्यूल 3 वाला, शेड्यूल 3 जो मैंने आप लोग को सेम फोर्थ में एग्ज़ाम में भी पूछा था कि शेड्यूल 3 के बैलेंस शीट बनाओ, तो सेम यहाँ पे भी अपने को सेम है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है, बट एज पर शेड्यूल 3 और शेड्यूल 2 के हिसाब से कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हमें प्रिपेयर करना है। तो सेम ये वही है। फिर यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जो दूसरा चैप्टर है वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम ये देखेंगे कैसे लॉस मेकिंग कंपनी अपने आप को वापस से फिर से रिचार्ज करके कैसे वापस से ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनती है। और जो तीसरा चैप्टर है वो है हमारा बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स में हम ये पढ़ेंगे कि ये अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, आज यही हमारा ये चैप्टर है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है फिफ्थ एथिकल बिहेवियर एंड इम्प्लीकेशन ऑफ फॉर अकाउंट। फिर ये भी हमारा ये थियरी सब्जेक्ट है। मतलब जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 है ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और जो चैप्टर 5 है ये आपका थियरी सब्जेक्ट है। चैप्टर 5 में सिर्फ आपको थियरी पढ़ना है और चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक ये आपका प्रैक्टिकल, जहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट वाली ये बात है कि सेम 5 बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू सेम 6। तो आप लोग अभी से अगर इसके ऊपर ध्यान देंगे और जितना हो सके सेम 5 में नंबर स्कोर ज़्यादा करेंगे ताकि आप एक अच्छा नंबर स्कोर कर सके। तो सेम 5 बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू सेम 6 में। और इसमें भी देखो ना, टोटल 5 चैप्टर में से एक चैप्टर तो थियरी है, इसे हम अगर साइड में कर दें तो टोटल 1 2 3 4 सिर्फ हमें 4 ही चैप्टर पढ़ना है, तो ये हमें पढ़ना है। अच्छा, अब इसका एग्जाम में पेपर पैटर्न कैसे होगा हम उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये 6 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, और इन 6 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पहला आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, और इसके अंदर सब क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन ए गया, ये भी इसके अंदर आपका सब क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी, यहाँ पे आपके सब क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर ए जो रहेगा वो आपके 20 नंबर के रहेंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। सब क्वेश्चन में आपको ए और बी में आपको मल्टीपल चॉइस, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द कॉलम और ये सारे फिलिंग द ब्लैंक्स, ये इसमें से कुछ भी आपको पूछ सकता है, बट जो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं वो मल्टीपल चॉइस, ट्रू एंड फॉल्स और मैच द कॉलम ही आपको पूछते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं, जहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 15 नंबर, 15 नंबर, 15 नंबर और ये भी 15 नंबर का रहता है। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 और हर एक क्वेश्चन में आपको दो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको ऑप्शन रहेगा, 4 में भी ऑप्शन रहेगा, 5 में भी ऑप्शन रहेगा। और ऐसा भी पूछ सकता है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपको 15 नंबर का पूछ लिया, साथ ही साथ जो दूसरा ऑप्शन वाला रहेगा उसके अंदर सब क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ए और बी।
ए आपको पूछ लिया 8 नंबर का, बी आपको पूछ लिया 7 नंबर का, 8 और 7 भी 15 ही होता है। तो मतलब या तो आप 15 नंबर का एक क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको दोनों क्वेश्चन अटेंड करना है, ये एक 8 नंबर का और एक 5 और एक 7 नंबर का, ये दोनों आप अटेंड कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका प्रैक्टिकल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो 20 नंबर का रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा वो आपका 20 नंबर का रहेगा, ये भी आपका 20 नंबर का रहेगा, जहाँ पे आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में जो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे आपको 2 सब क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी, ये 10 नंबर का रहेगा, ये भी 10 नंबर का रहेगा। और जो बचा हुआ जो सेकंड वाला जो जो आपको ऑप्शन में आएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, वहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने रहेंगे, ए बी सी और डी, जो कि हर एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर के रहेंगे, 5 नंबर के, 5 5 5, ये 5 नंबर के पूछेंगे। तो या तो आपको 20 नंबर का ये क्वेश्चन अटेंड करो 2 क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन जो ऑप्शन में रहेगा वहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करना, आउट ऑफ 6 में से कोई भी 4 अटेंड करो, एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का मिलेगा। तो ये हमारा पेपर पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कोई एक क्वेश्चन आपको पूरा 15 नंबर का पूछे, या फिर दूसरा क्वेश्चन में आपको सब क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ए और बी, एक 8 नंबर का एक 7 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 6 आपका थियोरेटिकल और शॉर्ट नोट्स रहेंगे, जहाँ पे जो पहला वाला जो पहला रहेगा वो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 रहेगा, और जो दूसरा वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहेंगे उसमें से कोई भी 4 अटेंड करना रहेगा, एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का रहेगा, मतलब 6 में से कोई भी 4 आपको अटेंड करना है। तो जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमारा न्यू चैप्टर बायबैक ऑफ शेयर्स। तो इसके बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। तो बायबैक ऑफ शेयर्स में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ बायबैक ऑफ शेयर्स, फिर हम पढ़ेंगे मीनिंग और ऑब्जेक्टिव ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे उसके लीगल कंडीशन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे फार्मूला और फॉर्मेट ऑफ बायबैक कि बायबैक शेयर्स के फार्मूले क्या हैं, फॉर्मेट क्या है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है और थोड़ा फार्मूला भी है इसमें। जो 5वां है ये हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और 1 से लेके 4 तक यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे आपको क्वेश्चन एंड आंसर आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को देना है। तो 1 से लेके 4 तक आप जो भी हम इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड रहेगा, और जो सम सॉल्व करना सीखेंगे वो हम पॉइंट नंबर 5 में सॉल्व करेंगे। मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा। आज जो वीडियो जो भी बनेगा वो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 मतलब कि हम मीनिंग और ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में सीखेंगे। जो दूसरा हमारा वीडियो रहेगा जिसमें हम आपको लीगल कंडीशन के बारे में बताएंगे, और जो तीसरा हमारा वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको फॉर्मेट और फार्मूला के बारे में बताऊंगा, और जो 5वां वीडियो रहेगा वो जहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। आपको कुछ लिखना नहीं है, बस अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। सारा चीज़ मैंने लिख के आपको PDF फॉर्म में दे दिया है, तो आपको कुछ लिखना नहीं है, कोई मीनिंग कोई ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे बस स्मार्ट वर्क करना है और आपको सारी चीज़ें बस समझना है। सारा सॉल्यूशन मैंने आपको कल ही PDF में प्रोवाइड करके मैंने ग्रुप में भी दे दिया है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ अ बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है। तो इसे हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। बायबैक ऑफ शेयर समझने से पहले हम पहले समझते हैं इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स के बारे में समझते हैं कि भाई इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है। मैं ऐसी ये आपकी कंपनी है और ये आप लोग, ये है कंपनी X और ये है पब्लिक, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स में कैसा रहता है कि कंपनी आपको शेयर्स देती है, कंपनी आपको शेयर्स देती है और आप कंपनी को क्या देते हो? कैपिटल, जिसे हम मनी भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आप कंपनी को क्या दोगे? पैसा दोगे,
और कंपनी आपको क्या देगी, शेयर्स देगी। ठीक है, फिर ये इस पैसे का कंपनी क्या करेगी, अपना बिजनेस करेगी, बिजनेस कमा के क्या मिलेगा उसको, प्रॉफिट मिलेगा, और उस प्रॉफिट के बदले में आपको क्या देगा, डिविडेंड देगा, और जिससे कि हम लोग बोलते हैं डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं आगे। तो ये हो गया हमारा पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो कंपनी ने आपको शेयर्स दिया, आपने कंपनी को क्या दिया, कैपिटल दिया ना। अब इसमें भी कुछ प्रोसेस होता है, फिर बाद में वो एप्लीकेशन ऑफ मनी, अलॉटमेंट, कॉल, फिर कॉल्स इन अरियर फॉर फ्यूचर्स, रीइशू, कैपिटल रिव्यू, सब बाकी प्रोसेस है। कोई भी कंपनी पब्लिक बोलो, चाहे तुम आप मार्केट भी बोल सकते हो, पब्लिक कोई भी कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करती है तो वो 51% शेयर्स अपने पास रखती है, अपने पास होल्ड करके रखती है। मतलब कि सर इशू वो मार्केट में कितना करती हैं, 49%। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है शेयर्स में जब भी बात करूं तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स की बात होगी। मैं इक्विटी शेयर्स मतलब कि सिर्फ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि आपको मालूम है कि शेयर से हमें क्या मिलता है, ओनरशिप, मालिकाना हक। तो जितना भी वो मार्केट में शेयर्स इशू करेंगे, जैसे कि अगर मैंने एक शेयर्स खरीद लिया तो भाई इस कंपनी का मैं एक शेयर्स का मालिक हो गया, तो जितने वो शेयर्स इशू करेंगे उतना मालिकाना हक बाहर जाता है। तो कंपनी क्या करती है, 51% शेयर्स अपने पास रखती है, मतलब मैक्सिमम होल्डिंग पावर अपने पास रखती है, मतलब मैक्सिमम मालिकाना हक, मैक्सिमम ओनरशिप अपने पास रखेगी। वो सिर्फ बाहर मार्केट में कितना इशू करेंगे, 49% वो आपको इशू करेंगे। तो ये होता है, एक प्रोसेस होता है इशू ऑफ शेयर्स में। 51% अपने पास रखेगा, याद रखिए 51% कंपनी अपने पास रखती है और पब्लिक को कितना देती है, 49%। ये ऐसा प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर पब्लिक के पास ज़्यादा आ जाएगा तो मतलब पब्लिक ओनर हो गई तो मैक्स कंपनी के पास ओनरशिप रहेगा ही नहीं, इसीलिए 51% अपने पास होल्ड करके रखती है और इशू कितना करती है, 49%। ये हो गया, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल में समझने की कोशिश करते हैं कि सेम ये आपकी कंपनी है, कंपनी एक्स, और ये आप लोग हो, चाहे पब्लिक बोलो या फिर मार्केट। ठीक है, ये हो गया। इस कंपनी को कुछ पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, हम ऐसा एज्यूम करते कि इस कंपनी को पैसे की कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, तो उसने क्या किया कि आप लोगों को इशू किया, शेयर्स इशू किया, मोर देन 51% शेयर क्या किया, इशू किया। मतलब कि 51% जो शेयर्स है उससे ज़्यादा, मोर देन 51% शेयर्स क्या हो गया, मार्केट में और पब्लिक के पास आ गई है। और इसके पास क्या है, लेस देन, मतलब लेस देन 51%, मतलब 51% से कम शेयर्स इसके पास है। ठीक है, और 51% से ज़्यादा शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि इसके पास, इस कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, तो ये जितना शेयर्स बाहर बेचेगा तो आप उसे क्या करोगे, उतना ही पैसा दोगे, उतना ही मनी प्रोवाइड करोगे। ठीक है, उतना ही पैसा दोगे, उतना ही कैपिटल दोगे। तो इस कंपनी को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इसने क्या किया, 51% से शेयर ज़्यादा उसने पब्लिक को मार्केट में उसने इशू कर दिया। यहाँ पे एक दूसरा कंपनी है, कंपनी वाई। कंपनी वाई ने देखा कि कंपनी एक्स का शेयर्स 51% से ज़्यादा मार्केट में और पब्लिक के पास अवेलेबल है। पब्लिक की बात करूँ तो आप समझ जाओ, इन्वेस्टर और ब्रोकर, ओपन मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज जैसे भी बोल सकते हो, और डायरेक्टर, एम्प्लॉई, ये सारी चीज़ें, ये लोग आ जाएंगे। कंपनी एक्स ने देखा कि कंपनी वाई ने देखा कि कंपनी एक्स के शेयर्स 51% से ज़्यादा बाहर मार्केट में डिस्क्लोज है, तो कंपनी एक्स इस कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है, मतलब खरीदना चाहती है, इसका सारा मालिकाना ये अगर अपने पास लेना चाहती है। तो कंपनी वाई ने क्या किया, इसने मार्केट से सारे शेयर्स खुद खरीदने स्टार्ट कर दिए। और आपको मालूम है कि अगर कंपनी वाई के पास
मोर देन 51% शेयर्स अगर इसके पास आ गया तो इसका ओनर कौन कहलाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये क्या करना चाहता है, टेक ओवर। किसे, एक्स कंपनी को, कंपनी एक्स को क्या करना चाहता है, टेक ओवर करना चाहता है। तो ये कंपनी वाई कैसे टेक ओवर करेगा, वो क्या करेगा, शायद शेयर्स को खरीदना स्टार्ट करेगा पब्लिक के पास है, जो भी पब्लिक के पास है, जो भी मार्केट में है अवेलेबल है, ओपन मार्केट, इन्वेस्टर, ब्रोकरेज के पास है, औने पौने दाम में, ज़्यादा प्राइस पे, एक्स्ट्रा मतलब प्रीमियम प्राइस पे। तो ये क्या करेगा, कंपनी वाई खरीदना स्टार्ट करेगा। और अगर इसके पास 51% शेयर्स आ गया तो ये क्या करेगा, कंपनी एक्स को टेक ओवर कर लेगा। और टेक ओवर कर लेगा तो सारा डिसीजन पावर किसके पास आ जाएगा, कंपनी वाई के पास आएगा। मतलब सारे डिसीजन ये लेगा, ये सिर्फ एक नाम मात्र का सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करेगा, ये सिर्फ काम करेगा। सारे डिसीजन पावर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टिंग पावर का सब कुछ इनके पास आ जाएगा। ये सिर्फ एक नाम मात्र की एक्स कंपनी रह जाएगी, जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है, कंपनी वाई। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके पास कंपनी वाई के ज़्यादा, कंपनी एक्स के ज़्यादा शेयर्स किसके पास है, कंपनी वाई के। ये हुआ टेक ओवर के बाद। अच्छा, तो सर इससे कैसे बचा जाए। अब कंपनी एक्स इससे कैसे बचे, कंपनी एक्स कुछ ऐसे बचेगा, जैसे ही कंपनी एक्स देखेगा कि कंपनी वाई उसके शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर रहा है मार्केट से, ठीक है, और वो उसको टेक ओवर करना चाहता है। और अगर कंपनी एक्स इस टेक ओवर से बचना चाहता है और वो चाहता है कि ये 51% शेयर्स ना खरीदे, उसका ओनर वाई ना बने, तो कंपनी एक्स को क्या करना पड़ेगा, कंपनी एक्स को क्या करना पड़ेगा, वो इसको खरीदने ना ही, मतलब कि नहीं देना चाहिए, मतलब इसको खरीदने से रोकने के लिए वो क्या करेगा, अपने शेयर्स को फिर से वो खरीदना स्टार्ट करेगा। मतलब जिन्होंने को भी इन्वेस्टर, ब्रोकरेज और ओपन मार्केट, इन सबको जो उसने शेयर्स ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, वो क्या करेगा, इनके वापस से अपना खरीदना, शेयर्स फिर से खरीदना स्टार्ट करेगा। तो मतलब कि कंपनी एक्स अपने ही शेयर्स अपने ही लोगों से फिर से खरीद रहा है। क्यों, क्योंकि उसे डर है कि कंपनी वाई उसको क्या कर रहा है, टेक ओवर ना कर ले। तो इसके लिए कंपनी एक्स क्या कर रहा है, पब्लिक के पास से, मार्केट के पास से अपने शेयर्स फिर से खरीद रहा है। भाई मेरे को मेरे शेयर्स वापस करो। क्यों, क्योंकि मैंने 51% से ज़्यादा कर दिया था इशू, तो वो अपने शेयर्स वापस वापस से रीपरचेस करेगा। तो इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय मतलब होता है परचेज करना, बैक मतलब होता है फिर से, शेयर्स मतलब अपने ही शेयर्स फिर से परचेस करना। क्यों सर, फॉर कैंसलेशन, ताकि वो क्या कर सके, कैंसिल कर सके। मतलब उसको अगर कैंसिल कर देगा तो वो क्या, तो बायबैक का ये मतलब हुआ कि अपने ही शेयर्स को फिर से परचेस करना। यहाँ पे कंपनी एक्स क्या कर रहा है, जो उसने इशू करके रखा था मार्केट में पब्लिक को, वो क्या कर रहा है, अपने शेयर्स फिर से परचेस कर रहा है, ताकि वो क्या कर सके, उसको कैंसिल कर सके। अपने ओन शेयर्स को फिर से परचेस कर रहा है, तो वो क्या करेगा, खरीद के क्या करेगा, उसे कैंसिल करेगा। और कैंसिल करने के बाद क्या हो जाएगा, इसके जो टेक ओवर के जो चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, उसके फिर अब होएंगे नहीं, क्योंकि उसने सारे शेयर्स को फिर से अपने पास खरीद के उसने कैंसिल कर दिया। तो ये हुआ एक बायबैक का कंसेप्ट, कि जहाँ पे बायबैक का मतलब ये होता है कि बायबैक मतलब अपने ही शेयर्स को फिर से परचेस करना। तो मीनिंग ऑफ शेयर्स, तो इसका मीनिंग क्या बना, बायबैक ऑफ शेयर्स मीन्स कंपनी परचेस इट्स ओन इक्विटी शेयर्स। याद रखना यहाँ पे इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है। क्वेश्चन आपको बोलेगा कि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस शेयर्स बोलेगा तो प्रेफरेंस शेयर्स की नहीं, हम इक्विटी शेयर्स, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि इक्विटी शेयर से ही मालिकाना हक मिलता है। जो ओनरशिप होती है वो इक्विटी शेयर से मिलती है। तो बायबैक ऑफ शेयर्स मीन्स कंपनी परचेस इट्स ओन इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ कैंसलेशन, ताकि वो क्या कर सके, कैंसिल हो सके। और ये क्यों होता है, ताकि वो टेक ओवर ना हो सके। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं ताकि वो टेक ओवर ना हो सके। इसके लिए क्या कंपनी करती है, कंपनी अपने ही शेयर्स को क्या कर रही है, परचेस कर रही है, ताकि उसको क्या कर सके, कैंसिल कर सके। जैसे कि इस एग्जाम्पल में भी हमने देखा था कि कंपनी एक्स जो टेक ओवर का जो रिस्क था, जो कि उसको वाई टेक ओवर ना कर ले, उससे बचने के लिए कंपनी एक्स क्या कर रहा था, अपने शेयर्स को फिर से खरीद रहा था औने पौने दाम पे, एक्स्ट्रा प्रीमियम अमाउंट पे, ताकि वो अपने शेयर्स फिर से परचेस कर रहा था, और परचेस करके वो क्या कर रहा था, उसको कैंसिल कर सके। तो ये था कंसेप्ट ऑफ बायबैक। अच्छा,
बायबैक करने के और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, सिर्फ एक ही रीज़न नहीं होता है कि हम सिर्फ टेक ओवर के चांसेस नहीं होते, ये तो एक रीज़न है, और भी ऐसे रीज़न होते हैं। तो उसके हम अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बायबैक क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बायबैक का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था टू रिड्यूस चांस ऑफ टेक ओवर ऑफ बिजनेस। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को लिख के दिया, आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है। तो जो टेक ओवर के जो चांसेस है रिड्यूस हो जाएंगे, उससे बचने के लिए। दूसरा, इंक्रीज शेयर होल्डर परसेंटेज ऑफ प्रमोशन और मैनेजमेंट, मतलब कि ये जो शेयर होल्डर के जो ये परसेंटेज ऑफ ये जो शेयर होल्डर रहते हैं उसको इंक्रीज करने के लिए। तीसरा जो है इंक्रीज ईपीएस अर्निंग पर शेयर्स, इंक्रीज ईपीएस एंड बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर्स, इसको इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है ईपीएस कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और नंबर ऑफ शेयर जितने कम रहेंगे उतना ही आपका ईपीएस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये उसका दूसरा रीज़न था। तीसरा जो था यूज सरप्लस कैश इफ़ अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नॉट अवेलेबल, अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश अवेलेबल है और दूसरी अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो कंपनी क्या कर रही है, उस एक्स्ट्रा सरप्लस जो कैश उसके पास अवेलेबल है वो उसको यूटिलाइज कर रही है कि अपने ही शेयर्स को फिर से खरीदने के लिए, मतलब बायबैक पर्पज़ के लिए यहाँ पे खरीद रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम ये पढ़ेंगे कि इसकी लीगल कंडीशन क्या है। बायबैक ऐसे ही नहीं हुआ कि उसके घर पे गए और शेयर्स खरीदा और यूं फाड़ के फेंक दिया, कैंसिल हो गया। उसके अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगला इसके पीछे लीगल कंडीशन क्या है, क्या तौर तरीके हैं, ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।